देखो, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग अगला अधिनियम पढ़ेंगे। उस अधिनियम का नाम क्या है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जो हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से एक बार केवल रिविजन्स करना है, क्योंकि 1909 के बाद 1919 के बारे में पढ़ेंगे जल्दी। तो बताइए, 1909 अधिनियम को और किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? मार्ले मेंटो सुधार। इसे मार्ले मेंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिनियम में जितनी भी सुधार की आवश्यकता थी, उसने किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मिंटो ने। तो उन्हीं के नाम पर इसे क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि दो व्यक्ति थे, एक मिंटो थे, एक मार्ले थे। इन दोनों का इस सुधार में योगदान बहुत रहा 1909 अधिनियम में, इसीलिए इसके नाम से अधिनियम को कह दिया गया मार्ले मिंटो सुधार पहला। और ये अधिनियम सबसे छोटा अधिनियम के अंतर्गत में भी आता है। कल बताया गया था कि 1909 अधिनियम सबसे छोटा अधिनियम भी था। दूसरा, इस अधिनियम में सबसे बड़ी चेंज क्या आई थी? इन्होंने किया था, सांप्रदायिक वोटिंग का अधिकार दिया गया था। और इस अधिनियम में क्या होता? मुस्लिम सदस्यों को भी वोटिंग करने का मत दिया गया था। सबसे पहला काम यही से प्रारंभ हुआ था, वोट करने का। कि पहले मुस्लिम संप्रदाय को वोट नहीं दिया जाता, देने का अधिकार था, लेकिन मार्ले मिंटो सुधार जब आए तो बोला नहीं, उन्हें भी अपना मत देने का अधिकार है। तो किस अधिनियम के तहत प्रारंभ कर दिया गया? बोलो। 1909 अधिनियम से प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद वही लिखा गया कि इस अधिनियम में जब वोट देने का अधिकार हुआ, तो इसको क्या हुआ? संवैधानिक वैधानिकता प्रदान की गई। और इसीलिए कहा जाता है, देखो, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो आप उसका जवाब क्या दीजिएगा? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। मतलब इसमें और भी लोग वोटिंग कर सकते हैं। अगला था, इसमें क्या हुआ था? इन्होंने दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात शामिल किया कि इसमें अब भारतीय लोगों को भी अपने परिषद में एंट्री करवाने लगे। तो क्या करवाने लगे? कि भारतीयों को भारत का सचिव और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद मतलब जो भारतीय सचिव के अंदर में कर्मचारी लोग, मेंबर्स लोग काम करते हैं, भारतीय परिषद के अंदर में भी सदस्य लोग काम करते हैं, तो उसमें इन लोगों के, भारतीय लोगों की समझा जाने लगा एंट्री। कौन समझने लगे? मार्ले मिंटो नहीं समझने लगे, इन्होंने प्रवेश करवाया कि बोला कि अब भारतीय लोगों का भी योगदान होना चाहिए। उसके बाद आगे बोला गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की पहली बार बजट, मतलब इससे पहले जो ब्रिटिश शासन में, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम हो रहे थे, उसमें बजट की परंपरा नहीं थी। तो इन्होंने 1909 ईस्वी में बजट का भी सिस्टम लेकर के आया। किसने लेकर के आया? मार्ले मिंटो ने लेकर के आया। बजट की सिस्टम कैसे होना चाहिए उसके बारे में। अगला दूसरा काम किया, जो इस अधिनियम के तहत वाइसराय के कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय सदस्य था, जिसका नाम क्या था आपका? नाम नहीं भूलिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहीं कहीं लिखा रहेगा SP सिन्हा। S फॉर सत्येंद्र, P फॉर प्रसाद और सिन्हा, तो SP सिन्हा। तो SP सिन्हा जी को सर्वप्रथम वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया, जो प्रथम भारतीय थे। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत काम करना प्रारंभ किया। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को पिछले क्लास में समझा दी जा चुकी है। इसके बाद देखो, इसके बाद भी और भी बताया गया। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मेंबर्स की कंफर्मेशन नियुक्ति करना चालू किया। बोला इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय हो या जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। इससे पहले क्या होता था? सारे कार्य के लिए एक ही मेंबर को नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब 1909 अधिनियम के द्वारा यह जाने लगा कि नहीं, अब अलग अलग के लिए अलग अलग आपका मेंबर्स रहेगा, अलग अलग प्रतिनिधि होना चाहिए। उसके बाद दूसरी अहम बात, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को इंग्लैंड में भारत का क्या नियुक्त कर दिया गया? राज्य सचिव। तो बोला जाएगा भारत का राज्य सचिव सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो आप उसका जवाब क्या देंगे? फिर से बोलो, क्या होगा?
लॉर्ड मिंटो होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो था, भारत में ब्रिटेन की सभी वैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम ब्रिटेन में कौन सा अधिनियम माना जाता है? 1909। मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद के द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किए गए, उस अधिनियम में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 को माना जाता है। यहां तक था हम लोग 1909 अधिनियम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे 1919 अधिनियम। देखिए, 1909 अधिनियम को जिस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार 1909 अधिनियम को मैथ्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोलिए, मैथ्यू चैम्सफोर्ड। फिर से बोलो, किस नाम से? मैथ्यू चैम्सफोर्ड। तो किस अधिनियम को मैथ्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? 1919। तो ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है और इसीलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो इसीलिए पहले हेडिंग दिया गया। अब इस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई, इन्होंने क्या सुधार किया? तो जो सुधार किया वही दो व्यक्ति थे, मैथ्यू चैम्सफोर्ड, तो उन्हीं के नामकरण पर पड़ा। अब उन लोगों ने क्या क्या सुधार किया, देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, केंद्र की द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदन का, द्विसदन मतलब क्या होता है? क्या विधान परिषद और संसद आपका होता था। जब बताए थे ना द्विसदन की व्यवस्था कहां पर होती थी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में बताए थे, एक विधान मंडल होता है और एक विधानसभा हुआ करता था। तो इसी प्रकार से यहां भी द्विसदन की व्यवस्था किया जाएगा। द्विसदन मतलब यहां पर ब्रिटिश टाइम में एक सदन मंत्री परिषद जो भारत में कार्यकारी करेगा और दूसरा जो निर्णय होगा वो ब्रिटेन संसद में होगा। मतलब दोनों जगह से कंट्रोल होगा। अब भारतीय परिषद के द्वारा भी काम होगा और ब्रिटिश संसद के द्वारा भी काम होगा। इससे पहले केवल एक सदनीय हुआ करती थी। एक सदनीय का मतलब सारा निर्णय ब्रिटिश संसद में रूल नियम कानून बनता था और वो नियम कानून डायरेक्ट इंडिया में जो शासन करते थे वहां लागू होता था। लेकिन अब यहां क्या हो गया, अब यहां पर भी आपको नियम कानून बनाने का अधिकार है, जिसकी वैलिडिटी कितने अवधि तक बताया गया था? 6 मंथ तक। फिर उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो बढ़ेंगे और फिर आगे उसका फाइनल डिसीजन जो होगा ब्रिटिश संसद में होगा। तो इसीलिए बोला गया अब यहां पर भारत में भी द्विसदनी की व्यवस्था की जाने लगी। तो देखो इसमें क्या लिखा गया, प्रथम जो था राज्य परिषद, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या था? केंद्रीय विधान सभा। तो जिस प्रकार भारत में हम लोग राज्य में समझते हैं ना, क्या पढ़े थे, किसी भी राज्य में द्विसदन होती तो वो क्या क्या बनता था? एक आपका विधानसभा बनता था और एक विधान परिषद। विधान परिषद पढ़ा दिए आपको। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो विधान मंडल के बारे में हमारे YouTube पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, आप सारा प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, अपना प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए उसी प्रकार जो होता है 1909 ईस्वी में मैथ्यू चैम्सफोर्ड ने आपका जो होता है 2 सदन की व्यवस्था की। पहले सदन का नाम क्या था? पहला सदन राज्य परिषद, दूसरा परिसदन केंद्रीय विधानसभा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो जब हमने राज्य परिषद बनाया तो शुरुआत में ये लोग 15 मेंबर्स रखने लगे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने मेंबर की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने लगी। अब क्या हुआ, बोला गया कि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई? 60 हो गई। जहां पहले 15 हुआ करती थी, जिसमें आपका कि 2 भाग में बटा हुआ था। ब्रिटिश सरकार का 8 मेंबर और ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना? 7 मेंबर हुआ करता था। लेकिन अब यहां पर मेंबर की संख्या कितनी बढ़ा दी गई? 60 कर दी गई। तो इंक्रीज होने लग गया, जिसमें से देखो 34 जो होते थे निर्वाचित होते थे, मतलब इलेक्शन होता था, और बाकी जो बनते थे और उनका कार्यकाल कितना समय का होता था? 5 साल का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 144, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे। मनोनीत मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और आपको बता दिया गया था इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1919 अधिनियम में ही सबसे पहले जो मंत्री परिषद बनाया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? 60। और केंद्रीय मंत्री परिषद में संख्या कितनी बढ़ा दी गई थी? 144। तो जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते थे
उनका कार्यकाल कितना होता था? 3 साल का। और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? 5 साल। कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। उसके बाद बोला गया है दोनों सदनों के अधिकार समान होते थे। इसमें केवल एक ही डिफरेंस होता था, वो बजट का, क्योंकि बजट जो होती थी उसका अधिकार जो था वो निचले सदन को था। निचले सदन मतलब केंद्रीय विधान सभा को था। तो ठीक है, तो हम लोग मैथ्यू चैम्सफोर्ड में हम लोग देखें कि इसमें संसद का क्या हो गया, विधान परिषद का वृद्धि होने लग गया, इंक्रीमेंट होने लग गया, सुधार किया गया। अब आइए इसके बाद इन्होंने जो सुधार लाए, अगला सुधार था द्वैध शासन। प्रांतों में अब द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ होगी। द्वैध शासन करने का मतलब हो गया कि आपका जो होता है कि इसमें जो शासन व्यवस्था होगी दो तरीके से कंट्रोल होगा। अब यहां पर जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा भी होगा, और वहां पर जो लोकल पीपुल जो होते थे, भारतीय लोग, उसको भी तो नियुक्त किया जाता था। उसमें भी कुछ अधिकारी होते थे, उसके द्वारा भी किया जाता था। दूसरा नंबर पॉइंट, इन्होंने जो द्वैध शासन का जनक जो कहा जाता है, देखिए किसे कहा जाता है आपको? लियोनस कार्टियस को। तो अगर बोला जाएगा भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो किसे कहेंगे? लियोनस कार्टियस को। जितने भी थे सब ब्रिटिश थे, इसीलिए उनका भी नाम ब्रिटिश वाला ही रहेगा। अब देखो बोला गया इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों में दो उपवर्गीय विभाजित किए गए। एक आरक्षित वर्ग, मतलब इसको जो शासन व्यवस्था था उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग था आरक्षित भाग और दूसरा था हस्तांतरित भाग। अब आरक्षित भाग में किन किन मामलों की सुनवाई होगी और हस्तांतरित भाग में किन किन मामलों की सुनवाई होगी। तो आपका आरक्षित भाग में देखो क्या क्या रखा गया? वित्तीय विभाग, भूकर, अकाल के लिए सहायता देना, न्याय की व्यवस्था, पुलिस, पेंशन, आपराधिक मामले, छापाखाना मतलब प्रिंट मीडिया का, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खनन कारखाना, बिजली, गैस, वायर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विकास, मोटर, बंदरगाह, ये सभी जो मामले थे ये सभी मामले को आरक्षित वर्ग में रखा गया था, क्योंकि यहां पर जो व्यवस्था थी अब शासन करने की बदल चुकी थी। तो इसीलिए यहां पर दो तरह का व्यवस्था चालू हुआ, एक आरक्षित और दूसरा क्या होता है? हस्तांतरित। तो आरक्षित का कुछ नाम याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछ दिया जाए, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भूकर व्यवस्था को किसके अंतर्गत रखा गया था, तो आपको नाम पता होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा जो वर्ग इसका रखा गया था वो था आपका हस्तांतरित वर्ग। इसके अंतर्गत में देखिए क्या है, शिक्षा को रखा गया, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, फिर उसके बाद चिकित्सा विभाग को इसी के अंदर में रख दिया गया, सार्वजनिक निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं, आबकारी विभाग, ठीक है, उद्योग, तौलने का नियंत्रण और मनोरंजन, धार्मिक, ये सभी जो था हस्तांतरित विभाग के अंतर्गत रखा गया। तो मतलब ये जो द्वैध शासन प्रणाली जो थी इसको डिवाइड कर दिया गया हस्तांतरित और आपका आरक्षित वर्ग में। तो जिसमें इसमें कुछ नाम को याद रखना, कभी अगर पूछ दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं पूछेगा। आगे बोला गया है कि आरक्षित विषयों का जो शासन जो होता था, देखो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा किया जाता था। मतलब दो वर्ग जो था आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित वर्ग जैसे बोला जाएगा भूकर किसके द्वारा अर्जित किया जाता था, तो गवर्नर। तो आरक्षित का कंट्रोलर कौन था? गवर्नर था, गवर्नर के अधीन में काम करता था। अगर बोला जाएगा कि आपका जैसे धार्मिक और अग्रहार दान का कार्य किसके अंतर्गत किया जाता था, अगर वो गवर्नर देगा तो वहां गलत मारिएगा, वहां नहीं होगा। तो केवल याद नाम रखना है किसके अंतर्गत में क्या होता था। तो आरक्षित वर्ग का कंट्रोल किसके अंतर्गत होता था? गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के द्वारा होता था। ठीक है। उसके बाद जबकि हस्तांतरित विशेषों का प्रशासन गवर्नर और विधान परिषद किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा विधान परिषद के अंदर में कंट्रोल किया जाता था। और इसकी सहायता के लिए वही बोला गया है कि उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता किया जाता था। और इसे द्वैध शासन प्रणाली जो होता है 1935 ईस्वी में एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। आगे चल के जो हमारा ये द्वैध शासन प्रणाली था उसे कब समाप्त कर दिया गया? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चंस की सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया? 1935 ईस्वी में।
तो यहां तक जो कार्यकाल चला था वो मार्ले में मैथ्यू चैम्सफोर्ड का सुधार था जो 1919 तक था। अब जो हम लोग का कार्यकारिणी आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 चलेगा। देखिए क्या है। अच्छा अभी भी थोड़ा सा बचा ही हुआ है, तो जैसे हाँ जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा अभी से इंपॉर्टेंट बचा हुआ क्योंकि लोक संघ सेवा आयोग का गठन इसी के द्वारा किया गया था। देख लीजिए, बोला गया भारत सचिव का अधिकार दिया गया और भारत में महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक जिसको बोला गया कैग, कल शायद क्वेश्चंस भी आया था, किसी में पूछे भी थे, हाँ मैंने कहीं भी था, बोले कहीं क्वेश्चन इसी आया था तो रेलवे में, तो जो बोला गया था देखिए महालेखा परीक्षक की जो है किया गया है कहानी, तो किस सुधार के अंतर्गत लाया गया था, मैथ्यू चैम्सफोर्ड। तो महालेखा परीक्षक ये हुआ कि जितने भी भारत का लेखा जोखा होगा वो किसके अधीन होना चाहिए। पहले बताएं कि एक विभाग का स्थापना किया गया था, उस विभाग में मंत्री स्थापित किए गए थे, तो वित्त विभाग का जो कंट्रोल करता है वो महालेखा परीक्षक के अंतर्गत ही काम होता है। तो वही बोला गया था भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे, मतलब यहां पर भी कैग का नियुक्ति करे। यहां पर जिस प्रकार लिख विभाग को बजट पास किया जाता है वो किस प्रकार वहां पर कितना आमदनी हुआ, प्रॉफिट हुआ, पूरा सालाना विवरण भारत में ही तैयार हो। इससे पहले वो सारा विवरण आपका ब्रिटेन की संसद में तैयार होता था, वहां बजट पास होता था, उसके अनुसार काम होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो शासन व्यवस्था है यहाँ के लोकल आदमी को भी इन्वॉल्व किया जाने लगा, तो इसीलिए अब यहां पर अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाएगा। तो मैथ्यू चैम्सफोर्ड के सुधार के द्वारा एक बहुत बड़ा ये काम है भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और दूसरा सबसे बड़ा हुआ जो अभी तक चलते आ रहा, इसी अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो देखो इसी का देन है मैथ्यू चैम्सफोर्ड का, जिन्होंने बोला कि भारत में भी अब नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी वो एक आयोग के द्वारा होगी। उस आयोग का नाम क्या करण किया गया, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, जो कब किया गया था, सर्वप्रथम 26 में लिया गया और 23-24 में इसकी सिफारिश की गई, जो सिविल सेवकों की भर्ती ली गई जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कहा जाता है। तो देखो हम लोग आज यूपीएससी आईएएस अधिकारी बनाते हैं, लेकिन सारा नियम कानून देखिए ब्रिटिश टाइम से ही चालू हो चुका था। तो देखिए हम इसलिए माना जाता है ब्रिटिश सरकार शुरू से ही वो नियम का पाबंद था, भले वो यहां पर शासन करे लेकिन वहां नहीं, यहां उन लोगों ने जब ने आए एक सिस्टमैटिक तरीका से काम होना चाहिए। जिस प्रकार ब्रिटेन में काम हुआ करता था भारत में भी जब वो लोग आए उसी प्रकार का काम होना चाहिए। एक बोला जाता है ना कि आप जिस माहौल में रहिएगा उसी माहौल में ढल जाइएगा। तो ब्रिटिश लोग पूरा सिस्टमैटिक तरीका से थे, तो जब इंडिया में शासन करने लगे तो वहां पर ही बोला कि नहीं एक सिस्टम के अनुसार काम होना जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1926। इस किसकी सिफारिश पर किया गया था, मैथ्यू चैम्सफोर्ड के अनुसार। इसी का देन है भारत में लोक संघ सेवा आयोग। सही माई बात। तो लोक संघ सेवा आयोग का फाइनली कब गठन किया गया था, किसके द्वारा, मैथ्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा। नाम याद रखिएगा, सारा ब्रिटेन का ही नाम है। अगला देखो बोला गया है इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य को शामिल किया गया। पहले सिंगल काम करते थे लेकिन अब उसकी सहायता के लिए मेंबर्स को शामिल किया गया, जिसे क्या कहा जाने लगा, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। इसमें जो कमांडर इन चीफ जो होता था, जो ये आपका किसमें, भारतीय कार्यकारी वायसराय का मेंबर में, उसके अलावे 6 मेंबर, कमांडर और चीफ तो भारत का वायसराय ही बनेगा। उसके अलावे 6 मेंबर को शामिल किया जाने लगा, जिसमें 3 सदस्य को भारतीय लोग होने लग गए। मतलब एक वायसराय और वायसराय में 6 मेंबर को देखो, 3 भारतीय और 3 ब्रिटिश के लोग। तो देखो धीरे धीरे दोनों का इक्वलिटी करते चले गए। बोलो 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 बोलो, इतना आनंद आ रहा है, थोड़ा आनंद हम लोग को भी बताओ। तो देखो इसमें 2 मेंबर, मतलब अब भारतीयों का भी योगदान धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अंतिम में क्या बोला गया कि बोला गया इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर, पहले सांप्रदायिकता के आधार पर जो क्या होता है, मार्ले मिंटो ने सबसे पहले मुस्लिम संप्रदाय को एंट्री दिया,
फिर आगे चल के मैथ्यू चैम्सफोर्ड के सुधार के आधार पर सिख को भी शामिल करने लगे, भारतीय, ईसाई, एंगल भारतीय और यूरोपियन लोगों को भी लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत लेकर के आया। तो मैथ्यू चैम्सफोर्ड जो थे, मुस्लिम का तो निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था, उसके अलावे भारत में और भी जो संप्रदाय के लोग रहते थे, जिसमें सिख थे, भारतीय, ईसाई करने का मतलब जो ब्रिटेन से बताए थे शुरू में, क्या आपका 1858 ईस्वी में क्या आप बोलो ब्रिटिश लोग क्या हो गया कि शासन करने के साथ साथ वहां से अपने ईसाई लोग को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए भी पादरी लोग को भेजने लगे। तो अब जब भारत में रहने लगे तो उनके भी संप्रदाय बढ़ गए, ठीक है, तो बढ़ने लगे तो वहां जो भारतीय ईसाई को भी वोटिंग करने का अधिकार मिल गया। यूरोपियन लोग जो थे, जैसे फ्रांसीसी लोग भी थे और भी जो आकर भारत में व्यापार करते थे, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ये किस सुधार के तहत किया गया था? मैथ्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा। और क्या लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को योग्यता दी गई थी, और उसके बाद मैथ्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा इन सभी संप्रदाय को मान्यता मिली। किसके लिए? चुनाव के लिए। आगे बार बोला गया, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट कहने का मतलब होता है कि पूरा देश का पूरा बजट पास होना, और राज्य बजट माने मतलब प्रत्येक प्रांत का, राज्य का अलग अलग। जो हमारे देश में वर्तमान में इसी सिस्टम पर चलता है। भारत में दो तरह का बजट पास होता है, एक केंद्र स्तर पर बजट होता है और एक राज्य स्तर पर होता है। तो देखिए वहीं से वो टेक्निक चोरी हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत सर्वप्रथम जो था केंद्र बजट को किससे अलग कर दिया गया? राज्य बजट। मतलब अब दो तरह का बजट होगा, केंद्र बजट अपना पास होगा और राज्य बजट अपना पास होगा। अंतिम में बोला गया है इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देना। मतलब अब यहां पर धीरे धीरे आयोग की व्यवस्था की गई। मतलब यहां पर जितने भी मेंबर्स है, चाहे ब्रिटेन के में सदस्य हो कार्यकारिणी, चाहे भारत के कार्यकारिणी हो, यहां पर किस तरह का काम हो रहा है, वो हर 10-10 साल के बाद एक आयोग का गठन करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में दिया जाएगा। कौन से समझ में आई? तो जिस प्रकार अभी हम लोग होता है ना मानवाधिकार आयोग, बहुत तरीका का आयोग पढ़ेंगे। क्या होता है? कोई भी अगर क्रिमिनल मैटर या किसी तरह का मानवता का हनन होता है तो वह एक आयोग का गठन किया जाता है। कोई भी नया चीज मान लीजिए राज्य सरकार करेगा, उससे जनता परेशान है, एक आयोग बना देगा, उसकी रिपोर्ट देगा। तो देखिए ये सभी जितने भी सुधार आ रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम से ही इंडिया में लागू हो चुका था। सही में आई बात? चलिए अब इसके बाद अंतिम पड़ाव में चले, 10वां नंबर, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है? इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप बनाया गया। मतलब अब केंद्र में जब भी यह अध्यादेश वायसराय जारी करेगा, तो पहले बताया था वैलिडिटी 6 मंथ का दिया जाता था। अब इसको वायसराय को जब जारी करेगा अध्यादेश, तो इसमें कुछ मुख्य बातें बताई गई है। वो मुख्य बातें क्या बताई गई है? देखिए पहला बोला गया कुछ विषयों में संबंधित विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसके पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। मतलब सपोज दैट कि अगर कोई भारत का वायसराय नियम कानून भारत में लाता है तो उससे पहले उसको ब्रिटिश संसद से परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब ये कुछ बातों का निर्णय स्वयं भी कर सकता है, पहली बात। दूसरा, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को, ठीक है, वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। मतलब अब इसे भारत के वायसराय को अगर कोई नियम कानून पास हो गया, अगर चाहे कि नहीं ये अभी पास नहीं करना चाहिए, तो यहां वो अपनी क्या बोलते हैं अपने अधिकार का उपयोग करके भारत को जो वायसराय बनते थे वो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते थे। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले क्या होता था कि ब्रिटेन के संसद के द्वारा जो नियम पारित होता था वो लागू हो जाता था, लेकिन अब जो होगा वो कुछ समय तक उसे रोक भी सकते हैं। तीसरा इनको शक्ति दिया गया था। क्या दिया गया था? देखिए उन्हें यह भी शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित किए गए किसी भी विधेयक को या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाता था। मतलब अगर वो चाहे तो उस शक्ति को
कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, या अगर वो चाहे तो इसे अनुमति दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। मतलब इसका सीधा से बात हुआ कि जो भारत के वायसराय हुआ करते थे उन्हें अब विधानसभा में अपने कुछ नियम लाने का अधिकार दिया गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरी नंबर बात हुआ, अगर वो चाहे जो नियम लाए हैं उसे कुछ पल के लिए अगर निरस्त करना चाहे तो निरस्त भी कर सकते हैं। अगर तीसरा, ब्रिटिश संसद के द्वारा कोई नियम लाया गया है तो अगर उसे उचित अनुचित लगेगा तो उसे रोक भी सकते हैं। मतलब अब भारत के जो वायसराय बनते थे उन्हें यह शक्ति दी गई थी। आगे जो सबसे लास्ट में लाइन में लिया गया है, मैंट्यू चैम्स्फोर्ड सुधार, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मिला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो दिया गया वो कब प्रारंभ किया गया? 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्रारंभ किया गया? 1919 में। किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? मैंट्यू चैम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा महिलाओं को भारत में वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो देखिए इस अधिनियम मैंट्यू चैम्स्फोर्ड ने जो लाया नियम, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियम लाए। पहले द्वैध शासन का प्रणाली को लाया गया, फिर उसे समाप्त किया गया। दूसरी नंबर बात जो लाया गया, भारत में लोक संघ सेवा आयोग का गठन किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण इसमें बात लाई गई कि भारत में जितने भी वायसराय के मेंबर अगर नियुक्त होंगे वो 50-50%, अगर 6 मेंबर नियुक्त हुए तो 3 मेंबर भारतीयों को लाया गया और 3 मेंबर ब्रिटेन को लाया गया। और इसके बाद सुधार लाया गया, क्या लाया कि भारत में जो सांप्रदायिकता केवल एक मुस्लिम वर्ग को थी, उसके अलावे भारत में और भी संप्रदाय के लोग थे, उसको भी वोटिंग करने का, मतलब उस चुनाव में खड़ा होने का राइट दिया गया। तीसरा दिया गया, वायसराय को कुछ पावर दिया गया कि पहले जो डाइट जो ब्रिटिश संसद के द्वारा नियम कानून बनते थे वो भारत के वायसराय भी बना सकते हैं और वो अध्यादेश चाहे तो जारी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अंतिम में महिलाओं के लिए भी वोटिंग देने का अधिकार मैंट्यू चैम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत में भी जो अब नियुक्ति पहले होती थी कर्मचारियों की डायरेक्ट मतलब आप किसी का बहुत चहिता है तो आपको रख लेता था, लेकिन बोला गया नहीं, अब भारत में भी जो होगा नियुक्ति होगा ब्रिटिश टाइम में वो लोक संघ सेवा आयोग के द्वारा होगा। तो उन्होंने मैंट्यू चैम्स्फोर्ड ने 1926 ईस्वी में क्या लोक संघ सेवा आयोग का गठन किया कि मतलब अब भारत में भी जितने भी काम करेंगे वो एग्जाम के थ्रू ही जाएंगे। सही माई बात? मतलब इसका सारांश क्या निकला? भारत में अगर योग्य व्यक्ति हैं, अब उस योग्य व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि सिफारिश के आधार पर। सही माई बात? तो इतने महत्वपूर्ण सुधार जो मैंट्यू चैम्स्फोर्ड के सुधार थे वो अतुल्य माना जाता है। और यहीं से इसकी प्रक्रिया से जो होती है 1935 अधिनियम जो लाया, इसी का विस्तार किया गया। देखिए आगे जो आता है अगला पॉइंट, 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो ठीक है, 1935 अधिनियम जो भारत की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। मतलब यहीं पर एक आधार तैयार हो जाता है कंप्लीटली कि भारत में हम लोगों को किस प्रकार शासन किया जाए और किस प्रकार शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या अनुच्छेद, क्या नियम बने, क्या कानून बने। इसी अधिनियम के द्वारा किया गया 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। और यह अधिनियम तब तक लागू हुआ हमारे देश में जब तक हमारे देश में अपना संविधान नहीं बन गया। चाहे हमारा देश 2 भाग में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन इस अधिनियम के तहत यह बात रखी गई कि जब तक दोनों देश का अपना संविधान नहीं बन जाता है, इन दोनों देश का जो कंट्रोल होगा इसी अधिनियम के द्वारा होगा। तो हमारा देश 1947 में आजाद होने के बाद भी जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था इसी अधिनियम के द्वारा कार्य होता रहा। तो इसकी क्लास जो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।